हेलो। हेलो। हाँ बेटा, अभी आ रही है आवाज़? ठीक है, चलो। तो कल के लेक्चर में हमने कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल स्टार्ट किया था, है ना। प्रॉपर्टीज वगैरह हो गई थी सब, और हमने उसमें स्टार्ट किया था कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल। अच्छा, मतलब ये कंपाउंड्स ऑफ मेटल मैंने बोला था, है ना। इसको थोड़ा हमने करेक्शन कर दिया था। इसमें मैंने बोला था कि इसको स्पेशली अल्कली मेटल्स मत करो, इधर के साइड में ग्रुप 1 कर दो इसको, और इधर के साइड में आपको ग्रुप 2 करना है, ठीक है। सबसे पहला जो कंपाउंड का टाइप है वो मैंने बोला था ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड सबसे पहले बनेंगे, और ऑक्साइड से आपके बनेंगे वाटर में मिलाने के बाद आपके बन जाते हैं हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। पहले ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड बनेगा। आपको पता है दोनों भी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी दोनों भी क्या बनाएंगे, आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। और ऑक्साइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, उसमें भी वही ऑक्साइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। लेकिन मैंने आपको एक खास बात समझाई थी जिसके ऊपर एमसीक्यू बनते हैं, परोक्साइड का हाइड्रोलिसिस करने के बाद हाइड्रोक्साइड तो बनता ही, लेकिन हाइड्रोजन परोक्साइड बनता है। वैसे सुपर ऑक्साइड है मतलब परोक्साइड भी बनता है, और सुपर है मतलब एक ऑक्सीजन जाता है, सुपर ऑक्सीजन यानी सुपर ऑक्साइड, यानी इसमें H2O2 भी मिलता है और O2 भी मिलता है। ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एमसीक्यू बनते हैं बेटा, ठीक है। चलो बाकी के तो आपको पता है जनरली सॉलिड्स है और आयोनिक कंपाउंड जनरली है ना, ये व्हाइट कलर के मिलते हैं आपको। उसमें भी हाइड्रोक्साइड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। चलो इसके बाद अगर मैंने HCl के साथ रिएक्शन कर दिया दोनों का, तो उसी तरीके से सेम है ना। अगर आपने ऑक्साइड लिया तो सिंपल वाटर बनाएगा, लेकिन आपने पेरोक्साइड लिया तो ये फिर से पेरोक्साइड बना देगा, और अगर सुपर ऑक्साइड लिया तो ये फिर से H2O2 प्लस O2 देगा। यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, या मैं ऑक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, यानी मैं पेरोक्साइड ले रहा हूं या सुपर ऑक्साइड। बाकी आपको ये तो पता है कि लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, और बाकी के सब सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो यानी ये बातें ना एक के बाद एक ध्यान में रहती है कि हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होता है, ठीक है। बाकी नीचे जाने के बाद तो बेसिसिटी बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, ग्रुप 2 में सारे इसके हाइड्रोलिसिस होते हैं, सारे ऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस होते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड, इससे ध्यान में रहेगा कि बेरिलियम ऑक्साइड तो ऐसे बनता नहीं है, लेकिन पाउडर फॉर्म में बेरिलियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें पता है कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि सोल्यूबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। जितना आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, कल भी मैंने लिख के दिया था, जितना आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है उतनी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आयोनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा उतनी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। इसलिए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम डाइहाइड्रोक्साइड में आयोनिक नेचर ज्यादा है, इसलिए उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। रटना नहीं है, रटना मना है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आयोनिक कैरेक्टर जितना बढ़ेगा उतनी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और आयोनिक कंपाउंड पानी में इजीली सोल्यूबल होते हैं, इसलिए स्ट्रोंशियम डाइहाइड्रोक्साइड भी सोल्यूबल होगा। मैं सोल्यूबिलिटी के मैंने इतना बढ़िया सा आपको दिया है कि सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा और किसकी कम, ये झट से आप 2 मिनट में बोल सकते हो, है ना। एग्जाम में तो विद इन सेकंड आप उसका आंसर दे सकते हो कि किसकी। और ये सवाल आते हैं, ध्यान में रखना, एस ब्लॉक में बहुत बार
एस ब्लॉक में सोल्यूबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। सोल्यूबिलिटी के कौन सा कंपाउंड कितने सोल्यूबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने स्टार्ट किया है कंपाउंड्स ऑफ मेटल में, यानी अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में सोल्यूबिलिटी का सवाल आता है। थर्मल स्टेबिलिटी का भी सवाल आता है। उसके बाद आपको पता है उसके बाद बेसिसिटी का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, यानी सोल्यूबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बेसिसिटी, इसके ऊपर बहुत बार सवाल आते हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, है ना, जोर देके जब भी बोलता हूं ना जो बात, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है। आप एमसीक्यू सॉल्व करो, आपको पता चलेगा कि ये आपने पीडीएफ पढ़ लिया ना, इसमें से आपके मैं 100% क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके 80 to 85% सारे बुक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 10-50% में क्या है, वो थोड़ा लॉजिकल होता है, कुछ ऐसी बातें होती है, लेकिन आपने अगर ये पीडीएफ ठीक से पढ़ लिया ना, तो बस समझ लो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलो, ये वाला पहला पॉइंट हमारा हो गया था। सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं। ठीक है, चलो, सबसे पहले हमने ऑक्साइड की तो बात कर ली, हमने सबसे पहले ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड की बात कर ली। अभी सेकंड बात आती है हैलाइड्स की। किसकी बात आती है? हैलाइड की। आपको पता है हैलाइड हमने शुरुआत में लिया था कि हैलाइड में कौन किसके साथ रिएक्ट होता है। अल्कली मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका है? फ्लोरीन का है ना, और मेटल में लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है ना, पढ़ा था हमने। ठीक है, अच्छा, हैलाइड कैसे बनता है? हैलाइड आप किससे बना सकते हैं? सिंपल है, आप ऑक्साइड प्लस HX लेते हैं। X का मतलब आप HCl, HF कुछ भी ले सकते हैं, नो डाउट, है ना। जैसे मान लो मैंने लिया के लिथियम ऑक्साइड लिया, Li2O लिया प्लस HCl लिया, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये क्या बनाता है? LiCl बनाता है। मतलब आपको इस तरीके से हैलाइड मिल सकता है। आपने हाइड्रोक्साइड भी लिया और उसके साथ रिएक्शन कर दिया आपने HX का, मतलब आप ऑक्साइड से, हाइड्रोक्साइड से और कार्बोनेट से, तीनों से आपको मेटल हैलाइड मिल सकता है। किस किस से? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट, तीनों का रिएक्शन HX के साथ कर दो, HCl, HBr, HI सबके साथ, वो रिएक्शन होने ही वाला है और उससे आपको मेटल हैलाइड मिलने ही वाला है। जैसे मान लो मैंने अगर, है ना, ये रिएक्शन हो गया ना रे हमारा, LiOH प्लस अगर मैंने HCl लिया तो ये भी क्या बना देगा? ये LiCl बना देगा। यानी आप ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, तीनों से आपको मिल सकते हैं हैलाइड्स। ठीक है, चलो ये बात तो हो गई। चलो, है ना, ये बहुत इजी है, कुछ नहीं, ऑक्साइड को रिएक्ट करो, हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करो और बस आपको उसके साथ आपका मेटल हैलाइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल इससे बनता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोराइड्स। मैंने बोला था ना, लिथियम फ्लोराइड सबसे स्टेबल होगा। कैसे? देखो, लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा है? लैटिस एनर्जी, है ना, लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा है? देखो, LiF ज्यादा स्टेबल है, बाद में NaF है, उसके बाद KF है, उसके बाद RBF है, उसके बाद सीजियम फ्लोराइड है। इसमें लिथियम, मैंने बोला था कल, फ्लोरीन का साइज कैसा है? फ्लोरीन का साइज होता है स्मॉल, लिथियम का भी साइज कैसा है? स्मॉल 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 स्मॉल। लैटिस एनर्जी उनकी बहुत ज्यादा होगी, है ना। देखो, लिथियम फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्टेबल है अगर फ्लोराइड में पूछा तो, ठीक है, बिकॉज डेल्टा HF यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज लेस नेगेटिव एज वी मूव डाउन। यानी जितनी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा रिलीज होगी, मतलब वो उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा ना। जितनी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा, जितना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा, यानी जितनी हीट ज्यादा इवॉल्व होगी बॉन्ड बनने के वक्त, जितनी डेल्टा HF ज्यादा होगी, है ना, उतना वो क्या रहेगा? वो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, उतनी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा। और नीचे जाते वक्त ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कम होती है ना, बिकॉज डेल्टा HF इज लेस नेगेटिव। वो जितनी ज्यादा रिलीज होती है ना एनर्जी, बॉन्ड जब भी बनता है तो हमेशा एनर्जी रिलीज ही होती है,
यानी जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज उतना वो बॉन्ड स्टेबल बनता जाएगा, इसलिए लिथियम फ्लोराइड में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए वो स्टेबल होगा। या ऐसे ध्यान में नहीं रहता तो लिथियम फ्लोराइड स्मॉल है, फ्लोरीन स्मॉल है, रेडियस बहुत छोटा है दोनों का, तो लैटिस एनर्जी भी इसका हाई होगा। लैटिस एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब उसमें बनने के वक्त भी एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हुई है, मतलब ऐसे दोनों तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन बाकी सबके लिए सवाल है ना, देखो कैसे कैसे अच्छे सवाल बनते हैं, मैं आपको बोलता हूं। बाकी सबके लिए देखो, बाकी सबके लिए कैसे है, बाकी सबके लिए फ्लोराइड के केस में लिथियम का फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कौन सा हैलाइड ज्यादा स्टेबल है? सीजियम का हैलाइड है। यानी सिर्फ फ्लोरीन के वक्त ये फॉलो होता है, बाकी सबके लिए नहीं। यानी सबसे पहला एमसीक्यू यहां पे बनेगा रे तुम्हारा फ्लोराइड के बारे में, दूसरा एमसीक्यू आपका बनेगा कहां पे? फ्लोरीन को छोड़ के। अलग है ना, कुछ फ्लोरीन के साथ अलग और बाकी सब के साथ अलग है, मतलब इसमें सवाल बनेगा, है ना। चलो ये तो है, बाकी सेम है वही। लिथियम फ्लोराइड इज लेस सोल्यूबल ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, इसके बारे में हमने बात की थी पहले। सीजियम आयोडाइड इज लेस सोल्यूबल ड्यू टू लेस हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके, सीजियम आयोडाइड में आयोडाइड का सही ना, आयोडीन बहुत बड़ा है, सीजियम भी बहुत बड़ा है। देखो सीजियम का साइज और आयोडीन का दोनों का साइज कैसा है? बहुत बड़ा साइज है, और साइज बड़ा है मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है, इसलिए वो सोल्यूबल रहेगा क्या? नहीं। इसलिए सीजियम आयोडाइड का जो कंपाउंड है, सीजियम आयोडाइड इज लेस सोल्यूबल। कैसा है वो? लेस सोल्यूबल है, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। यानी LiF लेस सोल्यूबल है ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, और सीजियम आयोडाइड इज लेस सोल्यूबल ड्यू टू लेस हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसमें आपको रीजन पूछ सकते हैं, ठीक है। लिथियम क्लोराइड किसमें स्टेबल है? ये अलग बात है, एनसीईआरटी बेस्ड है। लिथियम क्लोराइड जैसे पता है आपको, ये पानी में सोल्यूबल हो सकता है, ठीक है। लिथियम क्लोराइड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन पिरिडीन, पिरिडीन में भी ये सोल्यूबल होता है, ठीक है। और अगर आपको हैलाइड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो ध्यान में रखना हमेशा फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्लोराइड से ज्यादा ब्रोमाइड से, और ब्रोमाइड का ज्यादा आयोडाइड से। यानी यहाँ पे ये तीसरा एमसीक्यू बनेगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। देखो फ्लोराइड की स्टेबिलिटी का, बाद में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के स्टेबिलिटी का, लिथियम फ्लोराइड की बात, सीजियम आयोडाइड की बात है, लिथियम क्लोराइड की बात है, और लास्ट में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसके ऊपर भी सवाल बन सकते हैं, बाकी चीजों के ऊपर। तो जनरली हम देखते हैं कि भाई अल्कली मेटल के बारे में ज्यादा बोला जाता है हमेशा। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा है कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, ये हो गया। बात आती है ग्रुप 2 की, ये ग्रुप 1 का हो गया हमारा, है ना। अभी बात आती है ग्रुप 2 की। अच्छा, ग्रुप 2 में क्या है? जैसे अल्कली मेटल बनाते हैं वैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बनाते हैं, ठीक है, नो डाउट। देखो, अच्छा ये थोड़ा रिएक्शन मुझे लगता है यहाँ पे आ सकता है। कौन सा? यहाँ पे हम स्पेशली बात कर रहे हैं बेरिलियम की। देखो बेरिलियम प्लस HCl से BeCl2 नहीं बनता। आपने अगर सीधे बेरिलियम लिया और HCl लिया तो ये रिएक्शन कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। तो इसको बनाने का अलग तरीका है, इसको बनाते अलग है। मैंने बोला ना हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन करके भी हम ये बना सकते हैं, तो वैसे हमने किया है। आगे इसमें देखते हैं कैसे। ये सवाल बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज नॉट फॉर्म विथ रिएक्शन विथ HCl। तो बेरिलियम ये एक्सेप्शन ही है, बेरिलियम ना कुछ काम का नहीं है, कहीं पे भी रिएक्ट नहीं होता, कुछ काम का नहीं है। वैसे भी उसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते ही नहीं उसको, ध्यान में रखना। बेरिलियम S ब्लॉक है,
बेरिलियम एस ब्लॉक है लेकिन वो बट नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल। नई बात, नई बात, नई बात। बेरिलियम एस ब्लॉक में है लेकिन वो अल्कलाइन अर्थ मेटल में उसको गिनती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी एनोमेलस प्रॉपर्टी है, वो बाकी एलिमेंट से बहुत अलग है, रिएक्ट भी नहीं होता जैसे बाकी के अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट होते हैं। बेरिलियम ज्यादा रिएक्टिव, वो उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं किसी के साथ रिएक्ट होने के, यानी वो अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो प्रॉपर्टी ना उससे थोड़ा अलग है, इसलिए ध्यान में रखना। वो एस ब्लॉक है लेकिन वो अल्कलाइन अर्थ मेटल उसको हम नहीं पकड़ते, बट नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल उसको हम कंसीडर नहीं करते, हम उसको स्थान नहीं देते। लेकिन मान लो मुझे बेरिलियम से बेरिलियम है ना बनाना है कंपाउंड, बेरिलियम का मुझे अगर कंपाउंड बनाना है तो मैं बना सकता हूं उसके अलग तरीके, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे ज्यादा। लेकिन यहां पे एक रिएक्शन दिया है आपको, देखो BOH ट्वाइस के साथ अगर आपने बेसिक कंडीशन लिया ना, ये बेस है, OH माइनस है मतलब बेस है, ये बेरिलियम के साथ अभी 4 OH आ जाएंगे, हाइड्रोक्साइड आ जाएंगे, इसको बोलते हैं बेरिलेट आयन। क्या बोलते हैं? बेरिलेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेरिलेट आयन। बेरिलेट, बेरिलियम का है तो बेरिलेट आयन बोलेंगे। तो BOH2 BOH2 प्लस HCl प्लस H2 आपको मिल जाएगा BOH4Cl2। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें सवाल बनेगा कि कौन सा कंपाउंड तैयार होता है। अगर आपने BOH और HCl का रिएक्शन किया तो ये क्लोराइड ही है ना, क्लोराइड है लेकिन अलग टाइप का कंपाउंड है। ध्यान में रखना, इसके ऊपर MCQ बन सकता है कि कौन सा कंपाउंड बनाएगा। बाकी ज्यादा इंटरेस्ट हमें ग्रुप 2 में नहीं है, सिर्फ इसके लिए हाईलाइट के ध्यान में रखना। B प्लस HCl सीधे रिएक्शन नहीं होता, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। हमने BCl2 बनाने का अलग तरीका लेकिन पिछले एक स्लाइड में लिया था, है ना, वो आप पीछे जाके देख सकते हो, हमने बनाया था। ठीक है, BCl2 हमने बनाया था। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर BCl2 याद आया क्या? पीछे है ना, पिछले वाले स्लाइड में कहीं पे, तो अभी मुझे याद नहीं। हाँ चलो हम देखते हैं। अगर मुझे BCl2 ही बनाना है, हाँ देखो, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर BCl2 क्या? BCl2 बनाने का बेस्ट मेथड क्या है? इसको यहां से हमने कट किया था नहीं, ये अलग इसमें था। बेरिलियम ऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस Cl2, और बेरिलियम ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है? आपको बेरिलियम प्लस HCl से BCl2 नहीं मिलेगा, ये छाप लो, इससे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने बेरिलियम ऑक्साइड प्लस HCl लिया तो आपको BCl2 मिलेगा। यहां से MCQ बनेगा रे, यहां से MCQ बनेगा, ध्यान में रखना। बेरिलियम ऑक्साइड और HCl से बन सकता है BCl2, लेकिन बेरिलियम प्लस HCl, क्योंकि अकेला बेरिलियम है, अकेला बेरिलियम है नॉट रिएक्टिव। अकेला बेरिलियम क्या है? ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए। लेकिन आप बेरिलियम ऑक्साइड प्लस HCl से बना सकते हैं। ओके चलो, ये तो स्लाइड आपका था, ये आपको पता है। हैव यू गॉट दिस? चलो स्लाइड समझ में आया क्या सब लोगों को? चलो बोलो, हैव यू गॉट द स्लाइड? हैव यू गॉट द स्लाइड? नहीं ठीक, आ गए क्या? पहुंच गए? आदित्य, रीजन फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। गुड। फ्लोरीन का साइज छोटा है, हम फ्लोरीन को छोटा एनायन समझते मतलब वो है, फ्लोरीन का एनायन छोटा होता है। क्लोरीन एंड क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, इनका साइज बड़ा होता है, इसलिए वो स्टेबिलिटी भी अलग हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। चलो सबको आ गया? किसका सवाल था ना, मैंने बोला ना? आदित्य, ओके। हाँ है। ये लिथियम अल्कलाइन मेटल कैसे रे आनंद? अल्कली मेटल है, लिथियम है, लिथियम है। ओके चलो,
गुड, नाइस क्वेश्चन आदित्य। चलो, तो सबसे पहला ऑक्साइड हो गया और हाइड्रोक्साइड हो गया और दूसरा हैलाइड्स हो गया। अच्छा, ये यहां से बनते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या? कॉम्प्लेक्स विथ वाटर, यानी वाटर के साथ के रिएक्शन, वाटर के साथ के रिएक्शन, है ना। लिथियम क्लोराइड हमने एक स्लाइड में देख लिया था कि ओनली लिथियम कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ वाटर, कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ वाटर। सिर्फ लिथियम ही आपको दिखेगा अल्कली मेटल में जो कॉम्प्लेक्स करेगा वाटर के साथ, और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? देयर आर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। चलो छाप लो, 2 वाटर मॉलिक्यूल लिथियम क्लोराइड, 2 वाटर मॉलिक्यूल लिथियम क्लोराइड। ओके, ठीक है। और ये जनरली जो सॉल्ट होते हैं वो इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं ना, वो हमेशा हैलाइड के साथ होता है। जैसे लिथियम क्लोराइड है तो हैलाइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड। चलो अभी इसके ऊपर एमसीक्यू क्या बनेगा, ये यहां से बनेगा कि लिथियम का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कितने हाइड्रेटेड। सवाल क्या होता है इसमें आपको पूछते हैं नंबर ऑफ हाइड्रेटेड, है ना। नंबर ऑफ, हम ऐसे बोल सकते हैं, नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या पूछते हैं? नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी वो डॉट के बाद कितने वाटर मॉलिक्यूल है। ये सवाल आता है, ये क्वेश्चन आता है आपको, या आपको पूछते हैं कि भाई इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स करेक्ट है, ऐसे भी पूछते हैं। और कुछ नहीं, आपको जितने एमसीक्यू मतलब जितने आपको कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी में दिए ना उतने करो, बाकी कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और एनसीईआरटी में ये अलग अलग जगह पे दिए, हमने उसको एक जगह पे कर लिया है, ठीक है। आपका वो काम भी हो गया है। मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ 8 होते हैं, कैल्शियम के साथ 6, स्ट्रोंशियम के साथ 6 और बैरियम के साथ होते हैं 2। क्या बोला? मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 8 है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। कैल्शियम क्लोराइड के साथ 6 है, स्ट्रोंशियम के साथ 6 है, बेरियम के साथ 2 है। इजी। बेरिलियम तो नहीं बनाते, बेरिलियम का क्लोराइड का तो कुछ भी नहीं है, इतने ध्यान में रखो। मैग्नीशियम 8 है, कैल्शियम 6 है, उसके नीचे वाला 6 है, बेरियम के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल है। चलो समझ में आया क्या? जल्दी बोलो, ध्यान में रहेगा, इजी है, ध्यान में रहेगा क्या? ध्यान में रहेगा सबको? है ना। ये कंफ्यूजन है कि इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन कहां से आएंगे ना, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपको। होपफुली आपको समझ में आया है ये वाला पार्ट। राइट। मैंने बोला ना, मैं जिस पे जोर दूंगा मैं बोलूंगा बार बार उस पे, है ना। ये है पूछा तो वो सवाल आने ही वाले उसमें, ठीक है। इजी है। मैग्नीशियम के साथ 8, इसको अलग अलग पढ़ते तो ध्यान में नहीं रहता ना। मैग्नीशियम के साथ 8 है, कैल्शियम के साथ 6, स्ट्रोंशियम के साथ भी 6 है और बेरियम के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। चलो गुड, आ गया। और ऑब्वियसली देखो, जैसे नीचे जा रहा हूं 8662, यानी वाटर हैलाइड है ना, हाइड्रेट की टेंडेंसी क्या होती है? कम होती है। टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट डिक्रीज, अभी तो ये इससे भी पता चलता है। ओके, चलो ये वाला पार्ट तो हो गया, काफी बढ़िया। बस ये चैप्टर सिखाने के बाद ना हाइड्रोजन और एस ब्लॉक, इसको ना सिर्फ पढ़ते रहो, मतलब थोड़ा आधा घंटा भी दिया ना, जितना हो सकता है उतना रिवीजन करते रह जाओ इसको, कोई भी इसमें नहीं। और एस ब्लॉक में पीडीएफ में ना सिर्फ कितने पेजेस है? अराउंड 10 पेजेस है बस। अगर वही चैप्टर में पढ़ते जाएंगे तो उतने ही, एनसीईआरटी में उतने ही पेजेस है, लेकिन ऐसे वो ना अलग अलग दिया है, पहले ग्रुप 1 दिया है, बाद में ग्रुप 2 दिया है, तो इससे ये इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे हमारी बात आती है सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स।
सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। अभी सवाल है कि भाई ऑक्सो एसिड किसको बोलते हैं? ऑक्सो एसिड मतलब जैसे आपको पता है कि कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड में कैसे है, C डबल बॉन्ड O है ना, कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे है, H2CO3 है, कैसे H2CO3 है, यानी उसमें OH में एसिड है ना, ये OH वाला जो प्रोटॉन है वो एसिडिक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अटैच है, बराबर है, उसी को बोलेंगे हम ऑक्सो ग्रुप। क्या बोलेंगे? ऑक्सो ग्रुप। ध्यान में रखना, उसी को क्या बोलेंगे? ऑक्सो ग्रुप बोलेंगे। जैसे H2SO4 में है तो H2SO4 में आपको पता है S डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, यहां पे OH, यहां पे OH, यानी कार्बोनेट सल्फेट बाइकार्बोनेट है ना। NaCO3 क्या है? NaCO3 क्या है? NaCO3 क्या है? NaCO3 क्या है? बाइकार्बोनेट है। ये क्या है? ये आपका कार्बोनेट है, ये आपका सल्फेट है, और ये आपका बाइकार्बोनेट है, यानी सब कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड सल्फेट आर ऑक्सो एसिड। सारे क्या है? ऑक्सो एसिड्स है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट में OH भी आता ही है उसमें, है ना, उसका स्ट्रक्चर आप लोग निकाल सकते हो बाद में। ओके, नेक्स्ट, उसमें सबसे पहले बात करते हैं मेटल कार्बोनेट की। सबसे पहले बात करेंगे मेटल कार्बोनेट की। ये यहां पे लेंगे ग्रुप 1 और यहां पे लेंगे ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करते हैं। ठीक है, चलो, कार्बोनेट कैसे बनेगा? सिंपली मेटल ले लो, सिंपली मेटल ले लो और कार्बोनिक एसिड ले लो, है ना, इससे आपके कार्बोनेट बन जाएंगे। और सब लिथियम से सीजियम तक आप कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, अगर मैंने लिथियम, है ना, लिथियम ऑक्साइड ही बनाता है ना, लिथियम ऑक्साइड के साथ अगर मैंने CO2 का रिएक्शन कर दिया तो ये भी बनाता है Li2CO3। देखो बहुत इजी है, Li2CO3 में कैसे निकाल सकते हैं? OCO2 ऐसे बोल सकते हैं ना, है ना, यानी लिथियम ऑक्साइड के साथ अगर CO2 का रिएक्शन कर दिया तो वो Li2CO3 बना देगा। ठीक है, लिथियम डाइहाइड्रोक्साइड अगर लिया मैंने, अगर मैंने हाइड्रोक्साइड लिया, अगर मैंने ऑक्साइड लिया तो कार्बोनेट बनाएगा, और अगर मैंने हाइड्रोक्साइड लिया तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा कार्बोनिक, है ना, ये क्या बना देगा? लिथियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा? लिथियम बाइकार्बोनेट। बहुत इजी, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, LiOH, है ना, LiOHCO2, बस इसको जोड़ दो, साथ में कर दो इसको, ये क्या बना देगा? LiH, ये क्या बना देगा? LiHCO3। यानी ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनेट बना सकते हैं, और आपने अगर हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो आप बाइकार्बोनेट बना सकते हो। ये आप सिंपली मेटल ले लो और मेटल के साथ कार्बोनिक एसिड का रिएक्शन कर दो, उससे भी आपको कार्बोनेट मिल जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पे मेटल बाइकार्बोनेट का नहीं आना चाहिए था, लेकिन ठीक है, क्योंकि बाइकार्बोनेट का अलग कंपाउंड, हम अभी क्या सीख रहे हैं? हम कार्बोनेट सीख रहे हैं। ठीक है, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ऑक्साइड के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्साइड के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो आपको मिलेगा कार्बोनेट। ठीक है, चलो ये बात हो गई, ये तो हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। लिथियम कार्बोनेट, MCQ वाला पॉइंट, और पूछा है ये MCQ, पूछा है लिथियम कौन सा कार्बोनेट स्टेबल नहीं है? कौन सा कार्बोनेट? विच अल्कली मेटल कार्बोनेट इज लेस स्टेबल और नॉट स्टेबल, ऐसा है, इज नॉट स्टेबल। ये MCQ वाला पॉइंट है, नोट डाउन कर लो इसको। कौन सा? लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सो स्टेबल टू हीट, बिकॉज लिथियम की साइज बहुत छोटी है, तो ये पोलराइज करेगा किसको? CO3 को। देखो ना, लिथियम छोटा है और कार्बोनेट बड़ा है, मतलब आपको पता है पोलराइजेशन क्या होता है ना, पोलराइजेशन फजांस रूल में हमने सीखा है। इसमें कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा फिर ज्यादा? इसमें थोड़ा कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा, है ना, जिसकी वजह से वो
हीट को स्टेबल नहीं, वो टूट जाएगा। आयोनिक होगा तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, आयोनिक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए उस हीट को स्टेबल होते हैं। ठीक है, देखो तो इसके प्रोडक्ट क्या होंगे, ऑब्वियसली Li2O प्लस CO2 से अगर Li2CO3 बनता है तो उसको ब्रेक करने से 1000 डिग्री पे क्या बनेगा, Li2O प्लस CO2 मिलेगा, फिर से वही मिलेगा। हाँ, वही रिएक्शन है। स्टेबिलिटी ऑफ सच कंपाउंड इंक्रीजेस डाउनवर्ड, मतलब कार्बोनेट की जो स्टेबिलिटी हो नीचे जाते हो, ऑब्वियसली लिथियम, ये किससे ध्यान में रह सकता है, लिथियम का कार्बोनेट सबसे कम स्टेबल है हीट के लिए, लिथियम का कार्बोनेट सबसे कम स्टेबल है हीट के लिए, यानी नीचे जाते वक्त ऑब्वियसली स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि कैटायन का साइज भी बढ़ रहा है, बराबर है ना। स्टेबिलिटी ऑफ सच कंपाउंड इंक्रीजेस डाउनवर्ड ड्यू टू स्टेबलाइज फॉर्म बाय लार्ज कैटायन एंड लार्ज एनायन एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, साइज बढ़ रहा है। यानी अगर मैंने सोडियम का कार्बोनेट, पोटेशियम का कार्बोनेट, रुबिडियम का कार्बोनेट और सीजियम का कार्बोनेट लिया और उसको हीट किया तो वो स्टेबल है, बाकी सबके क्या है, स्टेबल है, सबके सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सबके क्या है, स्टेबल है। सवाल क्या है, कौन सा अनस्टेबल कार्बोनेट है, कौन सा अनस्टेबल कार्बोनेट है, कौन सा अनस्टेबल है, एंड दैट इज Li2CO3। मतलब इससे बस इतना ही ध्यान में रखो, ये कैसे बनता है वो नहीं पूछेंगे, ये वाला सवाल बनाएंगे, कौन सा, विच कार्बोनेट इज नॉट सो स्टेबल टू हीट, दैट इज लिथियम कार्बोनेट। वैसे इसमें भी है, ऊपर वाला ही अनस्टेबल है। देखो ग्रुप 2 में वैसे ही बनाएंगे, आप मेटल ले लो और कार्बोनिक एसिड ले लो, आपको उससे कार्बन, या आप ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड यूज करो, आपको कार्बोनेट मिलेगा, बहुत इजी है। BCO3 इज अनस्टेबल सो इट शुड बी केप्ट इन CO2 एटमॉस्फेयर, ये एनसीईआरटी में सेंटेंस दिया है। BCO3 टूटेगा, बेरिलियम ना, BCO3 किस में टूटेगा, ऑब्वियसली BCO3 अगर टूट गया तो किस में टूटेगा, ये टूटेगा BO में प्लस CO2 में। लेकिन अगर हम इसको कंटिन्यूस सप्लाई रखते हैं CO2 का तो ये टूटेगा या नहीं, ये बेरिलियम कार्बोनेट बनाता रहेगा, ये BCO3 बनाता ही रहेगा, यानी वो स्टेबल रहेगा। सवाल बनेगा BCO3 को किसके एटमॉस्फेयर में स्टोर करके रखते हैं, किसके ऑब्वियसली BCO3 बनना है तो BO के साथ CO2 चाहिए ना, इसलिए उसको CO2 के एटमॉस्फेयर में लगते हैं, वो भूलने जैसी बातें नहीं है। फिर से थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटायन, मैंने बोला ना नीचे जैसे जाएंगे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ते हैं, लार्ज कैटायन लार्ज एनायन को स्टेबल करेंगे, इसलिए लार्ज कैटायन लार्ज एनायन को स्टेबल करेंगे, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और आपको पता है ऊपर से नीचे जाते हो आयोनिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा यानी थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो देखो सवाल कहां से इंपॉर्टेंट है, लिथियम कार्बोनेट का सवाल इंपॉर्टेंट है, बेरिलियम कार्बोनेट का है, और लास्ट में थर्मल स्टेबिलिटी अगर पूछी तो, इसमें भी थर्मल स्टेबिलिटी पूछी तो वो ऐसी ही आएगी, मतलब नीचे जाते वक्त थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ता ही है। ठीक है, मतलब अल्कली मेटल में भी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी नीचे जाते हो और इसमें भी बढ़ेगी। और थर्मल स्टेबिलिटी हर एक की ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, आयोनिक कैरेक्टर देखो ना किस में ज्यादा है, बस आयोनिक कैरेक्टर देखो आपको समझ में आ जाएगा उसमें। चलो ये स्लाइड हो गया क्या कंप्लीट, समझ में आया क्या? कौन सा चैप्टर अच्छा है? हाइड्रोजन के एस ब्लॉक कौन सा अच्छा है? हाइड्रोजन अच्छा है कि एस ब्लॉक अच्छा है? दोनों रोहन, एस ब्लॉक, हाँ एस ब्लॉक बोलेंगे, मुझे भी एस ब्लॉक ही पसंद है, हाइड्रोजन में थ्योरी ज़्यादा है ना इसलिए। ध्यान में रहता है ना एस ब्लॉक बराबर, कंपैरेटिव थोड़ा अच्छा लगता है कंपैरेटिव के लिए, मतलब आपको कुछ लगता है कि ये बेस्ट तरीका है, इससे कुछ बेस्ट तरीका हो सकता है दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ने के लिए।
ये कंपैरेटिवली कैसे लगा आपको, मुझे ये बोलो, कंपैरिजन कैसे लगा कंपैरेटिवली, वो बोलो मुझे। हाँ, फॉर मी ऑलवेज एस ब्लॉक, कंपैरिजन अच्छा है ना। हाँ, अच्छा है कंपैरिजन, कंपैरेटिवली किया था ना वो, ना बाद में पढ़ने के लिए भी आपको वो पॉइंट समझ में आता है, इधर का पढ़ो, ग्रुप 1 का पढ़ो, बाद में ग्रुप 2 का पढ़ो, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ यस, मज़ेदार है, क्योंकि वो कैसे अलग अलग पढ़ते रहेंगे ना, ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी अलग, ग्रुप 1 का वो कंपाउंड अलग, कार्बोनेट अलग, वो वैसे मज़ा नहीं आता। अभी देखो ना, ग्रुप 1 में जैसे कार्बोनेट बनते हैं वैसे इसमें भी बनते हैं, लेकिन ध्यान में क्या रखना है वो इंपॉर्टेंट, कि लिथियम कार्बोनेट कौन सा, मतलब कौन सा हीट को स्टेबल है। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, थर्मल स्टेबिलिटी, सोल्यूबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आते रहता है, ठीक है, ये हमेशा आएगा आपको। हाँ, पूरी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का बहुत यूज है इसमें। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। हाँ, कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, अभी बाइकार्बोनेट की बारी है, बाइकार्बोनेट की बारी है। बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा रे, कैसे बनेगा, है ना, हम बना सकते हैं, हम मेटल प्लस कार्बोनिक एसिड लिया तो भी बनता है बाइकार्बोनेट, लेकिन उसमें बाइकार्बोनेट ना स्टेबल नहीं होता। अच्छा, लेकिन मुझे अगर बनाना है तो मेजरली ये वाला प्रोसेस हम ध्यान में रखेंगे, क्या क्या, हम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे। हम, मैंने पीछे बोला था ना कि वो उसमें नहीं होना चाहिए, तो ध्यान में रखो, लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर CO2 यूज किया तो ऑब्वियसली आपको LiHCO3 बनेगा। अभी मतलब ये भी सवाल नहीं रहा कि कैसे बनेगा बाइकार्बोनेट, ये भी सवाल नहीं, बहुत, बाइकार्बोनेट को तोड़ दो, बाइकार्बोनेट से CO2 निकाल दो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये ग्रुप 1 का देखेंगे इधर, और दूसरे साइड में ऑब्वियसली ग्रुप 2 का आएगा, ठीक है, ये ग्रुप 1 और अपना ये ग्रुप 2। चल, हाँ, अभी ध्यान में रखो, ये एनसीईआरटी की बातें नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। लिथियम बाइकार्बोनेट ये सिर्फ अकेला है यहां पे जो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। एमसीक्यू, एमसीक्यू, which of the following bicarbonate is in liquid state, that is LiHCO3। हाँ, बाकी सब कैसे हैं, बाकी सब सॉलिड स्टेट में है। दूसरी बात, NaHCO3 and KHCO3 both has हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एमसीक्यू के इस पे नहीं बनेगा। हाँ, इसमें एमसीक्यू कैसे बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइकार्बोनेट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिथियम का तो छोड़ दो, लिथियम तो लिक्विड है, उसको, उसका अलग पार्ट है, उसकी अलग प्रॉपर्टी है। लिथियम के नीचे सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और दोनों में NaHCO3 में इनफाइनाइट बॉन्डिंग होती है, NaHCO3 में इनफाइनाइट है। और आप बोलोगे सर फिर KHCO3 का कैसे, तो जनरली KHCO3 ये डायमेरिक फॉर्म में हम बोल सकते हैं इसको, है ना, बोल सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट बॉन्डिंग नहीं, इनफाइनाइट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें, NaHCO3 में। देखो क्या क्या बातें हैं, सबसे पहले तो आपको इसका प्रिपरेशन पता है, दूसरी बात के LiHCO3 सिर्फ लिक्विड फॉर्म में, बाकी सब सॉलिड में, और उसके नीचे वाले दो बाइकार्बोनेट है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट में इनफाइनाइट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकी नहीं है। अभी मुझे बोलो कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बना सकते हैं, तो बाइकार्बोनेट को अगर हीट किया, बाइकार्बोनेट्स आर हाईली अनस्टेबल, बाइकार्बोनेट्स आर हाईली अनस्टेबल, इसलिए बाइकार्बोनेट वो जल्दी वैसे ही नहीं रहेंगे, उसको अगर हीट करेंगे ना तो बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनेट में। कार्बोनेट से अगर बाइकार्बोनेट बनता है, कार्बोनेट से अगर बाइकार्बोनेट बनता है तो बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो ऑब्वियसली कार्बोनेट मिलेगा नहीं रहे, और CO2 तो बाहर नहीं निकलने वाला है, और वाटर तो होता है एक्वस सिस्टम में होता है रिएक्शन। ओहो हो, फिर से अल्कलाइन अर्थ मेटल में मेटल प्लस बाइकार्बोनेट लेंगे तो उससे भी बनेगा, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होगा, HCO3 में एक माइनस होता है ना, HCO3 में सिर्फ एक माइनस होता है, तो इसके साथ कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल लिया, मान लो आपने मैग्नीशियम लिया, कैल्शियम लिया, तो इसके साथ आपको पता है कि 2 बाइकार्बोनेट लगेंगे। अच्छा, बनाएंगे कैसे, उसी से हाइड्रोक्साइड से ही जैसे बनाते, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड प्लस CO2 लिया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, और कैल्शियम कार्बोनेट में प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिया फिर से, तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा।
एक्सेस में बना देगा, एक्सेस में। और ध्यान में रखना इसमें भी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। जैसे लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं है, वैसे मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, बेरिलियम तो बनता ही नहीं है, बेरिलियम के साथ का तो रिएक्शन ही नहीं, वैसे हम लेते ही नहीं उसको। तो बेरिलियम के नीचे वाला मैग्नीशियम, लिथियम का इधर लिक्विड में है, इधर के साइड में लिथियम Li देखो इजी ध्यान में रखने के लिए, लिथियम लिक्विड का भी स्टार्टिंग Li लिथियम लिक्विड है, लिथियम का बाइकार्बोनेट है लेकिन बाइकार्बोनेट। अच्छा इसमें कौन है, मैग्नीशियम लिक्विड है, लिथियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आर लिक्विड, बाकी सब सॉलिड में। फिर से वही बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। चलो स्लाइड हो गया क्या, अंडरस्टैंड। अरे NaCO3 का स्ट्रक्चर निकाल लो ना आप, उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दो, उसमें हो जाएगा। थोड़ा ट्राई करो घर पे, NaCO3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है। C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस NaH, दिस वाटर NaHCO3, बस इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दो, दूसरा कोई मॉलिक्यूल ले लो, मान लो ऐसा मॉलिक्यूल लिया मैंने, देखो इनफाइनाइट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दो आप ना, वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्डिंग कर दो ना। ये इसके साथ दूसरा ले लो, जैसे मान लो इसके साथ मैं क्या लेता हूँ, इसके साथ मैं HO लेता हूँ, HO और C डबल बॉन्ड O, बाद में आएगा O माइनस Na प्लस, फिर से इसके साथ O माइनस के साथ यहाँ पे HO ले लो, बाद में C डबल बॉन्ड O ले लो, ये बनाएगा यहाँ पे क्या आएगा, अरे O माइनस Na है ना। इस तरीके से इसमें इनफाइनाइट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नीरज लिक्विड स्टेट में, सॉलिड में नहीं, मतलब गैस में थोड़ी हो, हाँ लिक्विड में, लिक्विड ठीक है। चलो हो गया स्लाइड, बहुत इजी स्लाइड है। मतलब आप देख रहे हो कि जब भी मैं कंपाउंड की बात करूंगा तो मैं स्पेसिफिकली एक कंपाउंड के बारे में, मैंने कार्बोनेट में किसके बारे में बोला, लिथियम कार्बोनेट के बारे में बोला मैंने आपको, फिर से इसमें किसके बारे में बोला, लिथियम बाइकार्बोनेट, मतलब लिथियम का कार्बोनेट, लिथियम का बाइकार्बोनेट है ना। उसके बाद स्पेशल बात की है हमने सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के बारे में, ठीक है। बोलो ओके। वैसे ही नाइट्रेट की बारी आएगी। नाइट्रेट कैसे बनाएंगे रे, बाइकार्बोनेट बनाने या कार्बोनेट बनाने तो मैं कार्बोनिक एसिड का यूज करता हूं। अगर मुझे नाइट्रेट चाहिए, तो मैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दूंगा, क्या बनेगा उससे, इससे नाइट्रेट बनेगा। और सब यूज कर सकते हो आप, लिथियम भी यूज कर सकते हो और सीजियम भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा बाद में लिथियम नाइट्रेट को अगर हमने हीट किया, अभी ये यहां से इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू बनता है क्या, अभी सब ध्यान देंगे इधर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बुक में सवाल है बेटा, कौन सा, कि लिथियम का नाइट्रेट हीट करने के बाद क्या देता है और बाकी सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम का क्या देता है। तो आपके सामने मुझे है ना, आपको दिख रहा है, लिथियम का नाइट्रेट आपको लिथियम ऑक्साइड तो देगा, प्लस आपको NO2 गैस दे रहा है और ऑक्सीजन गैस दे रहा है। लेकिन अगर बाकी सबके नाइट्रेट लिए तो वो नाइट्राइट देते हैं, नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों में फर्क है। फिर से लिख के भी देता हूं मैं, फिर से लिथियम नाइट्राइट को हीट करो तो आपको लिथियम का ऑक्साइड मिलता है, प्लस आपको NO2 गैस मिलता है, प्लस O2 मिलता है ना। लेकिन आपने मान लो सोडियम नाइट्रेट लिया, तो सोडियम नाइट्रेट को हीट करने के बाद ये आपको क्या देगा, NaNO2, और आपको ये देगा हाफ O2। फिर से इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, ये ऑब्जर्व बातें होती है, उनके पीछे रीजंस होते हैं, साइज का वगैरह, बॉन्डिंग का, ये सब रीजन उसको होते हैं।
लेकिन आपको एग्जाम के लिए क्या ध्यान में रखना है कि लिथियम का देता है ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, लेकिन बाकी सब देंगे। उल्टा मत करो इसको, लिथियम है ना ऊपर का है, वो लिथियम का कंपाउंड देगा, नाइट्रोजन का कंपाउंड देगा, वो ऑक्सीजन का कंपाउंड देगा, लेकिन बाकी सब क्या देंगे, बाकी सब आपको देंगे नाइट्राइट। यानी आपको अगर नाइट्राइट लेना है तो आप लिथियम का नाइट्राइट नहीं यूज कर सकते, आप बाकी सब का कर सकते हो। अच्छा, बाकी जितने भी अल्कली अर्थ मेटल है वो आपको पता है कि वो जनरली रिएक्ट होते हैं, है ना, और वो सब है ना, वो सब जितने भी नाइट्रेट है, जितने भी नाइट्रेट बनाओगे आप, फॉर एग्जांपल है ना, जितने भी नाइट्रेट बनाओगे वो क्या दे रहे हैं, वो सब जो लिथियम देता है ना, जो लिथियम देता है वो बाकी के देते हैं, जो लिथियम देता है वो बाकी के देते हैं। यानी नाइट्राइट है ना, नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन में, नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन में, नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन में लिथियम के जो प्रोडक्ट है, लिथियम के जो प्रोडक्ट है वही अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स के है, वही अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स के है। समझ में आया क्या? सब देखो, सब लिए मैंने, तो आपको ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 ही देंगे, तो ये आपको लिथियम का जैसा दिख रहा है, यानी लिथियम के जो है, यानी यहाँ पे आपको, आप बोलोगे ना अभी नाइट्रेट का कैसे ध्यान में रखे, तो आप यहाँ पे ये बात लिख लो कि नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन के जो प्रोडक्ट है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल के हैं, और वो कौन कौन से, तीन प्रोडक्ट हैं, लिथियम नाइट्रेट के 3 प्रोडक्ट हैं, ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, चलो हो गया क्या स्लाइड? स्लाइड हो गया क्या? हो गया? आ गए क्या? पहुंच गए? यस। वैसे सल्फेट का है, नाइट्रेट हो गया, सल्फेट, सल्फेट किससे बनेगा रे? ये तो बहुत इजी है। सल्फेट किससे बनेगा? मेटल ले लो, ऑल अल्कली मेटल्स एंड ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल कैन फॉर्म सल्फेट। और कैसे बनता है? मेटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, ये सल्फेट बना देगा और उसके साथ H2 रिलीज करेगा, है ना, सब। लेकिन अगर मैंने सल्फेट के साथ, है ना, देखो ये सल्फेट बना दिया, अगर मैंने मान लो Li2SO4 बना दिया और Li2SO4 के साथ अगर कार्बन का रिएक्शन कर दिया तो ये बनाएगा Li2S प्लस बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इस पे MCQ बनेगा, ये वाले पार्ट का MCQ बन सकता है। सल्फेट के साथ कार्बन, तो कुछ नहीं, कार्बन का गैस तैयार कर दो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मत करो, कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार कर दो। सल्फेट के साथ कार्बन रिएक्ट किया तो कार्बन का मोनोऑक्साइड बना दो। ठीक है, हम सल्फेट भी बना सकते हैं, बाय सल्फेट भी बना सकते हैं। वैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल है, सारे मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फेट बना देंगे, प्लस इसका प्रोडक्ट आएगा H2। चलो ये भी हो गया। ये स्लाइड तो बहुत छोटा है, इसमें कुछ नहीं है, ये तो समझ में आया होगा। ये बात ध्यान में रखो, मेटल सल्फेट प्लस कार्बन कौन सा गैस बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। ये बार बार पढ़ेंगे, रटेंगे तो हो जाता है। और अभी ये तो इतना बढ़िया है कि अगर ये कर लिया तो कभी भी सोल्यूबिलिटी का सवाल नहीं रहेगा। हो गया ला, इसके बाद एक स्लाइड है, बस खत्म। खुश हो गए? इसके बाद सिर्फ एक ही स्लाइड है, लेकिन ये ऐसी बात है जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। दिस स्लाइड विल गिव सॉल्यूशन ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आप इसमें से आंसर दे दो। कौन से क्वेश्चन? लेकिन सोल्यूबिलिटी के ऊपर के। देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है, सोल्यूबिलिटी। हम सोल्यूबिलिटी को 2 तरीके से बोल सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय 2 मेथड्स। अभी ये सेंटेंस ऐसा है, ये सेंटेंस को पढ़ लिया ना, इसको अप्लाई करना इतना इजी, बहुत इजी। लास्ट स्लाइड है, मतलब मजा आने वाला है। अभी आपके माइंड में ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं रहेगी, आंसर क्या आएगा अगर आपको सोल्यूबिलिटी का क्वेश्चन पूछा। ये सिंपल स्लाइड है, एनसीईआरटी विनसाइट ये नहीं है, ये एनसीईआरटी के अलग अलग जो सोल्यूबिलिटी के कॉन्सेप्ट दिए हैं ना, उसको एक करके दिया है मैंने।
Solubility it can be explained by two methods. कैसे? Generally, more is the radius difference between cation and anion. एक बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है. जितना डिफरेंस आया रेडियस में उतना वो सोल्यूबल इजीली होगा. मोर विल बी द सोल्यूबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आया तो क्या लॉजिक लगाना है? आयोनिक कैरेक्टर. जिसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा. जिसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा. जिसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा. लेकिन सोल्यूबिलिटी का सवाल आया तो दो बातें हैं. उसमें से सबसे पहली बात जो सबसे काम की है, जितना रेडियस में डिफरेंस आया कैटायन और एनायन के उतनी उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है. और इसके लिए दूसरा मेथड है. पहला मेथड तो बहुत इजी है, सबसे आसान लगा सकते हो ना आप. छोटा बड़ा कौन है वो तो बहुत इजी है. दूसरा है फॉयजॉन्स रूल. आपको पता है जितना पोलराइजेशन, ये समझाने की जरूरत नहीं, जितना पोलराइजेशन ज्यादा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा उतनी सोल्यूबिलिटी कम होती है. मैं जैसे अप्लाई करने के लिए बोल रहा हूं वैसे ही करना. मैं जैसे सोल्यूबिलिटी के सवाल को अप्लाई करना है वैसे ही करना. अगर किसी ने उल्टा पुल्टा कर दिया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं. मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही करना है इसको. हाँ, जनरली मोर इज द रेडियस डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी. फॉयजॉन्स रूल में हमें पता है जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा उतनी सॉल्युबिलिटी कम होती है. रिमेंबर, ये मैंने पहले बोला था, रिमेंबर OH माइनस है ना. आपको अभी मान लो हाइड्रोक्साइड दिया तो माइंड में सवाल हो सकता है कि OH माइनस बड़ा है कि छोटा है. नहीं, फ्लोरीन तो पता है छोटा है, फ्लोराइड तो छोटा है, OH माइनस भी छोटा है. OH माइनस भी छोटा एनायन है, ध्यान में रखना. F माइनस और OH माइनस छोटे छोटे एनायन है. एंड रिमेंबर, ये तो बोलने की जरूरत नहीं, सल्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट, बायसल्फेट एंड कार्बोनेट आर लार्ज एनायन. इससे आप ये पहला जो है ना, पहला मेथड आप उसको अप्लाई कर सकते हो. ये ध्यान में रखना. कौन छोटा है? छोटा रे छोटा. कौन छोटा? OH माइनस F माइनस, ये छोटे हैं. अच्छा चलो इसको अभी बोलते हैं. वैसे तो मैंने पूरा लिख के दिया है, लेकिन अगर आपके पास ये ग्रेटर देन और लेस देन नहीं होता तो आप कैसे सोचते हैं ना. लिथियम क्लोरेट है ना, सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, रुबिडियम क्लोरेट, सीजियम क्लोरेट. अच्छा, इसमें क्लोरेट आयनायन है, बड़ा है. क्लोरेट आयनायन बड़ा है, यानी सब बड़े हैं, है ना. आयनायन सब बड़े. कैटायन मतलब डिफरेंस कहां पे ज्यादा आएगा? ऑब्वियसली लिथियम के केस में. लिथियम सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा, यानी इसमें रेडियस का डिफरेंस आया, यानी इसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है. अरे ज्यादा है, समझ में आया क्या? चलो एक बार बोलो हाँ ना, बस खत्म हो गया. फिर 5 मिनट में सारे ऑर्डर लगा देंगे. सबसे आसान तरीका है सोल्यूबिलिटी डिटरमाइन करने का. सबसे आसान तरीका है सोल्यूबिलिटी डिटरमाइन करने का. समझ में आया ना कितना इजी है? चलो शुरू हो जाओ फिर फटाफट. नाइट्रेट बड़ा है तो उसके साथ छोटा कौन है? लिथियम है, यानी है ना. उसके साथ कौन छोटा है? लिथियम है. लिथियम का नाइट्रेट है ना, इसमें रेडियस का डिफरेंस सबसे ज्यादा है. लिथियम छोटा, नाइट्रेट बड़ा. आयोडाइड है ना, आयोडाइड भी कैसा है? बड़ा है. आयोडाइड भी कैसा है? बड़ा है. यानी लिथियम आयोडाइड की सोल्युबिलिटी उसमें ज्यादा रहेगी. मैंने बोला ना, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे अप्लाई करो. ठीक है, हो गया. क्लोराइड बड़ा है, नाइट्रेट बड़ा है, आयोडाइड बड़ा है ना, सब इसमें बड़े. और कौन है? I माइनस बड़ा है. क्लोराइड भी बड़ा लेना है, ब्रोमाइड भी बड़ा लेना है आपको बाद में. ओके, आयोडाइड भी बड़ा है, क्लोराइड भी बड़ा है, ब्रोमाइड भी बड़ा है ना. F और OH माइनस ही छोटे हैं. चलो अभी फटाफट ऑर्डर लगा दो. लिथियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, रुबिडियम ब्रोमाइड, सीजियम ब्रोमाइड. ब्रोमाइड बड़ा है तो उसके साथ छोटा कौन है? लिथियम, यानी लिथियम का ब्रोमाइड सबसे ज्यादा सोल्यूबल. सल्फेट बड़ा है तो उसके साथ छोटा कौन है? बेरिलियम, यानी उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा. कार्बोनेट बड़ा है और बेरिलियम छोटा है, मतलब उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा. बेरिलियम डाइहाइड्रोक्साइड अभी उल्टा हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोक्साइड है इसमें OH माइनस है, और OH माइनस कैसा है? स्मॉल है, यानी बड़ा कौन है? बेरिलियम. यानी ये बड़ा, ये छोटा, यानी इसमें रेडियस का डिफरेंस सबसे ज्यादा. एक भी सवाल गलत नहीं होगा, एक भी सवाल गलत नहीं होगा. अरे मजा आ रहा है ना? समझ में आया क्या? हैव यू गॉट? विद इन सेकंड
विद इन फ्यू सेकंड मैंने सोल्युबिलिटी के आपको आंसर दे दिए, विद इन फ्यू सेकंड मैंने आपको सोल्युबिलिटी के आंसर दे दिए। मजा आया? लास्ट के स्लाइड में, लास्ट स्लाइड है आज का। एक को भी सवाल नहीं रहेगा कि सोल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या है सर, कुछ भी सवाल नहीं रहेगा। हाँ अच्छा, फिर से फ्लोराइड लेते हैं। फ्लोराइड कैसा है? छोटा है, यानी उसके साथ बड़ा चाहिए, उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है, मतलब सीजियम फ्लोराइड सबसे बड़ा है ना। LiOH मतलब फिर से हाइड्रोक्साइड है, यानी सीजियम का बड़ा रहेगा, इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी। फ्लोराइड फिर से छोटा है, इसलिए उसका भी क्या रहेगा, बैरियम की सोल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी। नाइट्रेट बड़ा आया, हो गया बेरिलियम के साइड का बड़ा। क्लोराइड बड़ा है, यानी लिथियम क्लोराइड ही रहेगा, फिर से क्लोराइड है नीचे, यानी क्लोराइड ही है ना। हाँ 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 हाँ, कितना इजी है। सिर्फ ध्यान में रखो OH माइनस एंड F माइनस आर स्मॉल, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ गया भैया, इसमें लास्ट का एक्सेप्शन आ गया। कौन सा एक्सेप्शन है? प्रैक्टिकली, है ना। अगर मैं ऐसे करता AgF AgCl KGF नहीं है, AgF है, AgCl AgBr AgI है ना। इसमें अगर हम आप बोलते कि इसको हम उसका ऑर्डर लगा देते तो हमेशा क्या करना है, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ये अलग अलग आ गए। अभी क्या करना है, फजन्स रूल का यूज करना है। फजन्स रूल कैसे, मुझे बोलो किसमें AgF AgCl AgBr और AgI में किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है? चलो जल्दी बोलो। AgF AgCl और AgBr और AgI में किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? यस, हाँ फजन्स रूल लगा दिया ना। मतलब अलग अलग एनाइन जब आएंगे ना तो फजन्स रूल लगा दो, अलग अलग एनाइन आए ना, इसमें अलग अलग आए है ना, फजन्स रूल लगा दो, बस हो गया, बस हो गया। AgI सबसे ज्यादा कोवैलेंट, मतलब उसकी सोल्युबिलिटी कम होगी, ये आयोनिक है मतलब इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा, इसलिए AgF AgCl AgBr और AgI का केस आया तो आपको कोवैलेंट कैरेक्टर देखना पड़ेगा, यानी इसके लिए आपको फजन्स रूल को देखना पड़ेगा। बाकी सबके लिए रेडियस का डिफरेंस जितना आया उतना वो बढ़ जाएगा। एंड दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। होपफुली मुझे लगता है कि कल ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, होपफुली। कैसे लगा? हो गया? अच्छा लगा आज का? आ गया। सोल्युबिलिटी का अच्छा है, बहुत बढ़िया है वो मैंने जब खुद बनाया था तो मुझे भी बहुत पसंद आया था, अरे इससे तो सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं सोल्युबिलिटी के। यस ठीक है, कल शायद इसको एक और लेक्चर लग सकता है, और एक्सटेंड हुआ तो परसों का लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 डेज में ख़त्म हो जाए। कोशिश कर दे कि कल ही हम थोड़ा फास्ट लेके इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। यस चलो तो बाय बाय बाय, मिलते हैं कल। और इसकी रिवीजन करो, फिर से सब पार्ट पढ़ लो, और मैं जहाँ पे भी लिखता हूँ MCQ वो उसमें भी आप भी वैसे लिख लोगे MCQ, मतलब जब पढ़ेंगे ना तब आपको फिर से ध्यान में आएगा कि अरे हाँ ये हाँ कि ये वाला जो सवाल है वो पूछा है, ये वाला पूछ सकते हैं, ये वाला पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो बाय। विनया, लक्ष्मी, प्रतीक, आदित्य तौर, आदित्य कुलांगे, संतोष, यश, मनस्वी, दिशा, आदित्य, फिर से हाँ ओके, ऊपर गया मैं। चलो ओके बाय। प्राची, शिवलिंग, प्राजक्ता, बाय। चलो मिलते हैं, बाय बाय।